Hi friends, welcome back. भैया मार्को इज बिगर देन बॉलीवुड. ओहो, मार्को मूवी हिंदी. तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं. I'm so happy. काफी लोगों को मैं कौन हूँ, what I do, profiling इतना पता नहीं. You want to see good cinema and you criticize a filmmaker, that your criticism should help that filmmaker come out as a better filmmaker. बहुत ही मजेदार एक्शन है. अरे पूरा ताबड़तोड़ जबरदस्त मूवी है. बाहर जाना. दिसंबर के पूरे महीने पर सेट की तरह कब्जा करके बैठी पुष्पा 2 के सामने किसी भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की गूदे में इतना दम नहीं था कि वो इस फिल्म से सीधी टक्कर ले सके. लेकिन 20 दिसंबर 2024 को मलयालम सिनेमा से एक ऐसी फिल्म आती है जिसे पहले केरला की सबसे ब्रूटल फिल्म बताया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये फिल्म इंडिया की सबसे ब्रूटल फिल्म बन जाती है. जब ये फिल्म हमने रिलीज की दिसंबर 20 तारीख को, तो हमने कहा था कि ये केरला की सबसे वायलेंट फिल्म है. रिलीज के बाद मुझे कहा गया कि इंडिया की सबसे वायलेंट फिल्म है. महज 30 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को आज 300 स्क्रीन मिल चुके हैं. जवान जैसी फिल्म दे चुके इटली की बेबी जॉन जैसी फिल्म को थिएटर ओनर्स थिएटर से उठा के फेंक दे रहे हैं और उन्नी मुकुंदन की मार्को को लगा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि न्यू ईयर में यही वो फिल्म है जो छप्पड़ फाड़ कमाई करके दे सकती है. हॉलिडे सीजन में ये फिल्म उन्हें प्रॉफिट नहीं दे सकेगी, इसलिए वो बेबी जॉन के शोज को मलयालम फिल्म मार्को के हिंदी वर्जन के शो से रिप्लेस कर रहे हैं. उन्नी मुकुंदन जो इस फिल्म के लीड एक्टर एंड को प्रोड्यूसर भी है, उनकी फिल्म मार्को आज मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है और जल्द इस फिल्म को जीसीसी सर्कल यानी गल्फ कंट्रीज में भी रिलीज किया जाना है. लेकिन कौन है उन्नी मुकुंदन जो केरला से होकर भी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, और किस फिल्म के लिए उन्हें आरएसएस का एजेंट हिंदू आतंकवादी तक बता दिया गया था और इतनी हेट मिली थी कि आप सोच भी नहीं सकते. और बॉलीवुड के किस सुपरस्टार को डायरेक्ट करना उन्नी का सपना है. मार्को का आइडिया उनके पास कैसे आया, इन 5 पॉइंट से डिकोड करेंगे द एस्टोनिशिंग सक्सेस ऑफ मार्को. फिर आप में से भी काफी सारे लोगों ने कहा था कि तूने मार्को पे एक भी वीडियो क्यों नहीं बनाई विद सम गुस्से वाला इमोजीज. तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन है उन्नी मुकुंदन. एक असिस्टेंट डायरेक्टर, देन विलेन, उसके बाद हीरो, सिंगर, लिरिसिस्ट और आज एक प्रोड्यूसर. जैक ऑफ ऑल ट्रेड माने जाने वाले उन्नी मुकुंदन एक मलयाली फैमिली में जरूर पैदा हुए, लेकिन उनकी स्कूलिंग अहमदाबाद गुजरात के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई और यही वजह है कि आज उनकी मलयाली जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी हिंदी और गुजराती भी. इसके बाद फिर से ही केम बैक टू केरला टू परस्यू इंग्लिश लिटरेचर एंड जर्नलिज्म. उन्नी की मां चाहती थी कि बेटा इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे, तो वहीं उन्नी मुकुंदन 17-18 की एज में ही लिटरेचर की तरफ इंक्लाइंड हो गए और उस एज में ही उन्होंने 30-40 पोएम्स और 4 स्क्रिप्ट लिख डाली. उन्नी मुकुंदन को कभी भी एक एक्टर नहीं बल्कि फिल्म मेकर बनना था, इसलिए उन्होंने कुछ मलयाली फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया, जिसके बाद जहां इन्हें जैसी अपॉर्चुनिटी मिली वो करते गए. कभी विलेन, कभी सिंगर, कभी लिरिसिस्ट एंड फाइनली अ प्रोड्यूसर. पहली बार मैंने प्रोड्यूस किया था. आई डोंट कम फ्रॉम लाइक फिल्मी बैकग्राउंड से तो नहीं, लेकिन आई स्टार्टेड ऑफ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. फिर पहली फिल्मों में मैं विलेन का काम करता था, उसके बाद हीरो बना, उसके बाद आई बिकेम अ सिंगर, लिरिसिस्ट हुआ एंड देन आई इवेंचुअली बिकेम अ प्रोड्यूसर. 2012 में बॉम्बे मार्च जैसी फिल्म में इन्होंने मलयाली सुपरस्टार ममूटी के साथ स्क्रीन शेयर किया. तो वहीं मल्लू सिंह जैसी फिल्म से इन्हें केरला ऑडियंस भी ठीक से जान पाई और ये फिल्म थिएटर में चली. उसके बाद उन्होंने मलयालम सिनेमा से बाहर निकलकर तेलुगु में जनता गैरेज जैसी फिल्मों से तेलुगु डेब्यू भी किया और 2017 में आई अचायंस एज अ लिरिसिस्ट और सिंगर का भी काम किया. लेकिन 2021 में उन्नी की एक ऐसी फिल्म भी आई जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई और वो फिल्म थी मेपार्डियन. इस फिल्म के लिए उन्नी को आरएसएस एजेंट और हिंदुत्व टेररिस्ट का टैग भी मिला. बात कुछ बड़ी नहीं थी, दरअसल इस फिल्म में आरएसएस की सेवा भारती का एम्बुलेंस दिखा दिया गया था. बट कुछ लोगों को ये बात भी बुरी लगी थी कि फिल्म का हीरो हिंदू क्यों है और फिल्म में हनुमान जी की प्रतिमा क्यों दिखाई गई है. देखो, केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जिसकी वजह से सिनेमा भी वहाँ वही दिखाती है जो गवर्नमेंट चाहती है. ऐसे में ये फिल्म कुछ लोगों की गले की हड्डी बन गई थी, बट फिर भी ये फिल्म हिट साबित होती है और इस फिल्म के डायरेक्टर विष्णु मोहन को नेशनल अवार्ड भी मिलता है. उन्हीं पर ये भी एलिगेशन लगते हैं कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी ने पैसे दिए, बट उन्हीं बाद में बताते हैं कि उन्हें इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए अपना घर भी प्लेस करना पड़ा था और अगर ये फिल्म पिट जाती तो वो केरला इंडस्ट्री में बाकी कभी भी फिल्म नहीं बना पाते. कुछ सिमिलर कंट्रोवर्सी उन्नी मुकुंदन की मल्लिकापुरम, जय गणेश जैसी फिल्मों के साथ भी हुआ. उन्नी के कुछ वेल विशर्स ने उन्हें सजेस्ट भी किया कि आप गलत इंडस्ट्री में अपना टैलेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं. देखो, उन्नी मुकुंदन का चाइल्डहुड गुजरात में गुजरा, जिसका इंपैक्ट उनके लाइफ पर भी काफी ज्यादा हुआ और उन्होंने फिल्मों के मीडियम से अपने कल्चरल रूट्स को हमेशा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और बिना डरे ऑलवेज अपनी बात रखी. फिर चाहे वो कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट करना हो या फिर केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एएन शमसीर जिन्होंने गणेश जी का मजाक बनाया था उन्हें कंडेम करना. अब तक आप अच्छे समझ चुके होंगे कि उन्नी मुकुंदन कौन है. तो आप बात करते हैं कि मार्को का आइडिया उनके पास कैसे आया और ये फिल्म कैसे बनी एंड द रीजन बिहाइंड द फेनोमेनल सक्सेस ऑफ मार्को. 2024 में मंजुमल बॉयज, द गोट लाइव, ब्रह्म युगम, आवेशन जैसी काफी सारी मूवीज देकर मलयालम सिनेमा ऑलरेडी दिखा चुकी थी कि 30-40 करोड़ में भी वर्ल्ड क्लास सिनेमा कैसे बनाया जा सकता है. लेकिन जहाँ आवेशम के फहाद फाजिल को भी ऑडियंस कहीं ना कहीं पुष्पा से जानती थी, तो आडू जीवित
रिदम के सुकुमारन को भी ऑलरेडी पब्लिक पहचानती थी। तो पिछले साल आई पैन इंडिया फिल्म सालार में भी वो दिखे थे, लेकिन मार्को के जितने भी कैरेक्टर्स थे हिंदी बेल्ट के लिए सारे के सारे बिल्कुल ही नए फेसेस थे। फिर भी हिंदी ऑडियंस का इतना प्यार इन्हें मिला, उसका सबसे बड़ा रीजन था एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल सिनेमा। एक टाइम पर इंडिया में ब्रुटैलिटी नाम की चीज से सिनेमा को बिल्कुल ही दूर रखा जाता था। सिचुएशन ऐसी थी कि 16 में गब्बर के हाथ काटने के बाद ब्लड का एक ड्रॉप भी गिरते हुए नहीं दिखाया गया था, क्योंकि मूवी मेकर्स का परसेप्शन ऐसा था कि फिल्मों को फैमिली ऑडियंस देखने आती है, तो हम ब्रुटैलिटी फिल्मों में कैसे दिखा सकते हैं। इस मिथ को सबसे पहले तोड़ा राम गोपाल वर्मा ने 2010 में आई फिल्म रक्त चरित्र से। इस फिल्म में उन्होंने जिस लेवल की ब्रुटैलिटी दिखाई दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद इंडियन ऑडियंस ने पहली बार जब टर्मिनेटर 2, 300, रॉन्ग टर्न सीरीज, जीओटी, जॉन विक, ब्लेड वगैरह देखी तो उन्हें समझ में आया कि भाई ब्रूटल फिल्मों का भी एक जॉनर होता है, जो कि इंडिया में उस टाइम पर मिसिंग था। इसके बाद केजीएफ, पुष्पा जैसी फिल्मों ने भी स्टोरी के साथ वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी को बहुत ही सही तरीके से ब्लेंड करके पब्लिक को दिखाया। फिर जाकर संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर ने एनिमल जैसी फिल्म लाकर कहीं ना कहीं वायलेंस एंड ब्लड बात वाली फिल्में इंडिया में किस लेवल पर बनाई जा सकती है वो भी दिखाया। और पैंडेमिक के टाइम पर तो भाई पब्लिक ने भर भर के नेशनल इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम किया, जिसकी वजह से पोस्ट पैंडेमिक पब्लिक ने स्टार बिग प्रोडक्शन कंपनी के नाम से ज्यादा कंटेंट को प्रायोरिटी दी। और मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जब आपके किसी फ्रेंड ने मार्को के बारे में आपको बताया था कि भाई गांव फाड़ एक्शन है और ब्रुटैलिटी तो इस फिल्म में ऐसी है जो तूने सोची भी नहीं होगी, तो क्या आप ये सर्च करने बैठ गए थे कि अरे इसका डायरेक्टर कौन है, सिनेमेटोग्राफर कौन है, किस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर में बनी है फिल्म, हीरो वगैरह कौन है? नहीं ना, आपने झट से टिकट बुक की होगी और जाकर ये फिल्म देख डाली होगी। और अपनी हिंदी मार्को के हीरो तक को नहीं जानती थी, तो बाकी स्टार कास्ट की तो बात ही छोड़ दो। मार्को इज द फिल्म पहली बार मेरी फिल्म है जो हिंदी में डब होकर यहाँ पे आई है, लेकिन हफ्ते भर में जब मुझे पता चला कि 300 से ऊपर स्क्रीन पे ये फिल्म आगे चली गई, आई एम सो हैप्पी। काफी लोगों को मैं कौन हूँ, व्हाट आई डू, प्रोफाइलिंग कितना और कुछ इस तरह ऑडियंस ने हर मूवी को चांस देना स्टार्ट कर दिया है। और यही रीजन है कि मार्को जैसी फिल्म आज 30 स्क्रीन से हफ्ते भर में 300 स्क्रीन पर जा चुकी है। लोग ढूंढ ढूंढ कर अपने नियरेस्ट थिएटर में जाकर ये फिल्म देख रहे हैं। और मैं इसी अप्रोच की बात कर रहा था, जहां अब ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए किसी सुपरस्टार, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कंटेंट की जरूरत है। और अगले बात कि मार्को ने ऐसा क्या अलग किया जिससे इस फिल्म को इतना तगड़ा रिस्पांस मिला। तो इस फिल्म के कंटेंट पर बात करने से पहले आपको बता दो कि इस फिल्म का आइडिया कैसे आया। तो 2019 में उन्नी मुकुंदन और डायरेक्टर हनी पदेनी की एक फिल्म आती है मिकेल। इस फिल्म में उन्नी के कैरेक्टर का नाम ही मार्को होता है। और मजे की बात ये होती है कि ये फिल्म भी गोल्ड स्मगलिंग पर बेस्ड होती है। So this is something that I've done already. 5-6 years back, I'd done a movie called Mikhail, and I played a part called Marco in it. So me and Hanif Andeni, the writer-director, thought it definitely has a sequence, a possibility of getting a sequel done. Over the period of time, we were convinced that this is the right time to go ahead with the project. And we got in touch with Sharif Mohammed, who's the producer of this film. देखो, मार्को में वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी इज लाइक अ सोल ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म के कुछ सीन्स तो भाई ऐसे थे कि उसे एक आंख बंद करके देखना पड़ रहा था। खासकर वो बच्चे का सिलेंडर लेकर भेजा फ्राई कर देने वाला सीन, हाथ डाल के कलेजा निकाल लेने वाला सीन, मुंह में उंगलियां देकर मुंह फाड़ देने वाला सीन। इसके अलावा भी कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स थे कि मैं अभी भी हैरान हूँ कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी कैसे दे दिया। एक टाइम के लिए लगा कि ये कोई मूवी नहीं, मस्त मॉर्टल कॉम्बैट चल रही है और अपना हीरो एक एक करके सबको फैटेलिटी दे रही है। देखो, वायलेंस तो एनिमल किल सालार में भी दिखाई गई, बट उन फिल्मों में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, एनिमल बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई थी। और मार्को में तो भाई पहले सीन में ही कुत्ते का जबड़ा फाड़ दिया जाता है, बच्चे की मुंडी को इंडियन गैस के सिलेंडर से अदरक की तरह कूच दिया जाता है, एक आंटी के मुंह में उंगली डाल के फाड़ दिया जाता है, छोटे से इन्फेंट बच्चे को उल्टा लटका के ले जाना है। मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस इंडियन ऑडियंस को पहली बार मिला था। मतलब इतनी ज्यादा क्रुएलिटी और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एनिमल एंड वुमेन शायद ही पहले दिखाया गया हो। मतलब अगर आप ऐसी कोई फिल्म जानते हो तो कमेंट में बताना। इस तरह के जॉ ड्रॉपिंग एक्शन एंड वायलेंस सीन्स के लिए मार्को की 100 डेज की शूटिंग्स में से 60 डेज एक्शन फिल्मिंग के लिए दे दिए गए थे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो काफी सारे सीन्स हमें फिल्म के लीड यानी मार्को के नजरिए से दिखाया गया है। जैसे कि काफी सारे सीन में जब वो सामने वाली पार्टी को खचाखच काट रहा होता है तो ऐसा लगता है कि ऑडियंस खुद वो काम कर रही है। और इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी चंदूर सेल्वराज ने की थी। फिल्म का वो हॉल वाला सीन या कॉरिडोर में जहाँ सारे विलन्स कॉकरोच की तरह आते ही रहते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये काफी सारे आइकॉनिक सीन ही इस फिल्म के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन भी है। इस फिल्म में मार्को का कैरेक्टर चलो ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन इस फिल्म का असली प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर ब्लाइंड विक्टर होता है, जो अपने दोस्त वसीम को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देता है। अपना भाई मार्को जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, फिर भी उसे अपना भाई मानता है, उसे फैमिली के बीच डिपेंड करता है, लेकिन अंत में उसे वैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डुबा के मार दिया जाता है। और आपको मार्को का म्यूजिक इतना अपीलिंग और कहीं ना कहीं सुना लगा था ना, क्योंकि इस फिल्म के बीजीएम को भी उसी इंसान ने कंपोज किया है जिसने केजीएफ एंड सालार में बीजीएम दी थी। अरे मैं रवि बसरूर जी की बात कर रहा हूँ। आपने अगर नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन एनिमल किल मार्को में वायलेंस एंड खून खच्चर के अलावा एक चीज जो कॉमन होती है वो थी इमोशन एंड फैमिली। और क्यों ये चीज किसी भी वायलेंट फिल्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आइए इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं।
तो एनिमल में हमें दिखाया जाता है कि रणविजय शुरुआत में काफी शांत और आज्ञाकारी बालक होता है, लेकिन जब बात उसकी बहन पे आती है तो वो सीधा शॉर्ट गन लेके उसके कॉलेज चला जाता है। और उसके अपने ही कजिन्स एंड फैमिली से पंगे होने का रीजन भी उसकी फैमिली और उसके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान यानी उसके पापा ही होते हैं। जिस पर जब गोली चलती है तब वो अपने असली अवतार में आता है। किल मूवी में भी नोटिस करने वाली बात ये होती है कि फर्स्ट पार्ट में अपने लक्ष्य यानी अमृत राठौर के कैरेक्टर में वो लोगों के हाथ पांव तोड़ रहा होता है, लेकिन वो एक मैनियक साइकोपाथ तब बनता है जब उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया जाता है। इसलिए सेकंड हाफ में वो जिस ब्रूटल वे में सबको मारना स्टार्ट करता है वो काफी भयंकर होता है। ऐसा कौन मारता है बे? ऐसा लग रहा है आजकल ट्रेंड में जा रहा है एक्शन, एक्सट्रीम जो उसमें वायलेंस होता है वो आजकल ऑडियंस को ज्यादा अपील कर रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट कुछ हो रहा है देन व्हाट पहले होता था मूवीज जो बन रही थी। अब उनसे दुखी होके ऑडियंस जो है वायलेंस की तरफ, एक्शन की तरफ जा रही है। वायलेंस किल की तरह है, वो तो अलग बात जिसमें है। आप सुपर ह्यूमन नहीं दिखाते। ही वॉज अ कमांडो और समथिंग ना, हाँ उसने पूरी ट्रेनिंग की होती है उसके, और जिस तरीके से वो मारा था वो पॉसिबल वो है, possible था। देन यू आर समवॉट फाइन। एक आध सीन हो सकता है थोड़ा सुपर ह्यूमन वाला, मोस्टली आपको लग रहा था लॉजिकल है, लॉजिकल कमांडो प्रॉब्लम कर पाएगा। जिस तरह से हो रही थी वो लग रहा था, क्योंकि लोगों के पास ऐसे कोई वेपन्स नहीं थे, बहुत छुरे वगैरह थे, तो थोड़ा था उसमें, बट इतना ज्यादा नहीं लगा, फील नहीं हुआ था। एज लॉन्ग एज आप सुपर ह्यूमन ना बना दें एवरीथिंग इज ओके। नहीं, और एक्सट्रीम जो ये दिखा रहे हैं कि उसमें बच्चे के साथ जो हो रहा है दिखा रहे हैं, किसी कुत्ते के साथ कि अब किसने किया। अगर ये दिखा रहे हैं कि हीरो ने किया तो वो तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। अगर किसी विलन ने किया है किसी इनोसेंट के साथ, बच्चे के साथ, तो ठीक है भैया तुम विलन को दिखा रहे हो, पर मैं तो बिल्कुल नहीं सोच सकती कि हीरो किसी वजह से किसी बच्चे के साथ ये कर रहा हो। तो आई डोंट नो वो कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में वो दिखा रहे हैं, पर इतना एक्सट्रीम। और किसी का जबड़ा आप खोल रहे हैं तो वो तो देखो आपका स्कल मतलब स्केलेटन अंदर है, जॉ है, आई डोंट थिंक इतना ओपन कर पाएंगे। नहीं, पर कोई अगर कर भी रहा है उतना वायलेंस दिखाना, क्या वो करेक्ट है? मैं तो ये सोच रही हूँ सोसाइटी का दिमाग खराब, क्योंकि न्यूज में कितना वो जो आता था, जो इतने केसेस हुए हैं जिसमें इतना वो ब्रेन खराब लोगों ने किया था। वो अगर ऐसी मूवीज बनाएंगे तो और लोगों के ब्रेन ना खराब हो जाए, मुझे तो यही डर लगा रहता है, क्योंकि लोग मूवी से अफेक्ट होते हैं। एक हमने मूवी देखी थी, पता नहीं अभी रिसेंटली, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो इतनी गंदी मूवी थी, थिएटर में जाके देखा, मतलब मुझसे देखी नहीं जा रही थी। इवन वो कौन सी थी, बीटल जूस, वो बीटल जूस भी इतनी गंदी थी। और एक और हमने देखी, वो भी ऐसी वायलेंस से भरी हुई इतनी गंदी कोई मूवी थी, इंग्लिश मूवी होगी, आई डोंट नो, और आई डोंट रिमेम्बर, पर वो इतनी गंदी थी कि जब बाहर निकली हूं ना, मैंने कहा मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अगर मेरे जैसे इंसान का दिमाग खराब हो सकता है, तो जो यंगस्टर्स हैं या जो इनोसेंट माइंड वाले हैं या जो इतना नहीं सोचते आजकल के बच्चे, उनका तो पूरा ही दिमाग ये खराब कर, अच्छे वाले इंसान का दिमाग खराब कर देंगे ये मूवीज। तो कहीं ना कहीं रोक लगानी है। अगर कई लोग कहते हैं नहीं हम तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, या भाई ये तो ऐसे थोड़ी कोई होता है, वो तो सिर्फ मूवी में किया है, भैया फर्क पड़ता है। मैंने देखा है कि उसके बाद जो दिमाग हिलता है ना, वो मैंने देखा हुआ है। पर आज की ऑडियंस को मुझे लग रहा है एक्सट्रीम वायलेंस और एक्शन मूवी ज्यादा अपील कर रही हैं। और इस केस में मार्को, हमने तो, मेरे को तो ध्यान में नहीं आ रहा कि हम लोगों ने इसका किया है ट्रेलर टीजर की, नहीं शायद किया हुआ है, पर मुझे अब पता नहीं। पर और अमेजिंग ये है कि ये पहले सिर्फ कुछ ही थिएटर, 20-30 थिएटर में ही लगी थी इसका हिंदी वर्जन। लोगों को इतना पसंद आया कि वो 20-30 की जगह 300 हो गए। और बॉलीवुड के बेबी जॉन फ्लॉप हो गई, उसको हटा के, जबकि बेबी जॉन भी तो एक्शन मूवी ही है, उसमें सुपर ह्यूमन बहुत ज्यादा है। हाँ, उसमें उसका हम दिखाए हैं, उसका मैं डालूंगी, आज कोशिश करूंगी, कल ही देखी है उसका रिएक्शन। ओहो, ऋषि को लेके गई थी, वो जरूर देखना क्या रिएक्शन था ऋषि का। मूवी कम, ऋषि का रिएक्शन ज्यादा, देख पता चलेगा। पर एनीवे, आप बताना अगर आपने देखी, आपको कैसी लग रही है ये मूवी, और क्या ये देखने लायक है कि नहीं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।